चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर नैना। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 को यहाँ डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। So question number 1 है, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? जितनी भी सिचुएशन गिवन है, आप सबसे पहले उन सिचुएशन से एक सीक्वेंस बनाएंगे और फिर उस सीक्वेंस को चेक करेंगे कि क्या वो एपी बना रही है या नहीं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो यहां पर स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर, स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर जो है उसमें आपको कितना फेयर देना पड़ रहा है? ₹15। उसके बाद आप जितना भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ₹8 पे करना पड़ेगा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। लेट्स से मैंने इसके बाद 1 किलोमीटर और ट्रेवल किया, तो अब मेरा ट्रेवल टोटल कितना है? 2 किलोमीटर। बट मुझे अब पैसा कितना देना पड़ेगा? 15 तो आपको 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है। उसके बाद आपने 1 किलोमीटर और तय की है जर्नी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 15 + 8, क्योंकि एडिशनल जो किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए आपको ₹8 पे करना है। तो टोटल मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल 1 किलोमीटर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर 1 किलोमीटर ना चलकर 2 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? तो यहां पर आपको 2 × 8 फॉर दिस 2 किलोमीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा। जो आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया उसके लिए आपको 2 × 8 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फिक्स है कि ₹15 पे करना पड़ेगा। तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 15 + 2 × 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 15 + 16, तो ये हो जाएगा 31। सो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इनके सीक्वेंस बनाते हैं। सो फर्स्ट किलोमीटर यानी कि आपको ए या फिर A1 बोले तो आपको गिवन है 15 रुपीज। लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अब एपी में काम कर रहे हैं। इसके बाद एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको हमेशा ₹8 पे करने हैं। तो A2 क्या बनेगा? 15 + 8, तो ये हो जाएगा 23। ओके, इसके बाद 23 तो आपका लास्ट तक था। अब A3 कितना होगा? 23 प्लस, अब आपने 1 किलोमीटर और जर्नी कर ली तो कितना बन गया? 23 + 8, तो ये हो जाएगा 31। ओके, इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो कैसा है कि 31 तक आपने पे कर दिया, अब आपको 1 किलोमीटर और चलना है तो आपको फिर से ₹8 पे करने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 39। तो इस तरह से आपके पास एक सीक्वेंस आ रही है, और वो सीक्वेंस कैसे दिख रही है? 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ओके, अब यहां पर आपको चेक करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं। और ये पार्ट हम कैसे चेक करते हैं? बाय टेकिंग देयर कॉमन डिफरेंस। अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है तो डेफिनेटली वो सीक्वेंस एक एपी फॉर्म कर रही होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं D1 निकालू 23 - 15 से, A2 - A1 से, तो 23 - 15 आएगा आपके पास 8। अब D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकालेंगे? A3 - A2 से। A3 है आपका 31, 31 - 23, तो ये भी 8 आ रहा है। फिर हमने 39 - 31 किया तो वो भी 8 आ रहा है। तो थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। सो दैट मीन्स डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस D1 = D2 = D3 = so on। आगे भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो सब सेम ही आएगा। तो इसलिए therefore the above sequence form an AP। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का वो एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
So second part है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना. उसने बोला है आपको कितना पार्ट रिमूव करना है, जितना भी पार्ट बचेगा सिलेंडर में उसका 1/4 हिस्सा आपको रिमूव करना है. तो हम यहां पर अज्यूम करेंगे लेट द इनिशियल air in a cylinder is equals to x unit. x यूनिट आपके पास स्टार्टिंग में सिलेंडर में वो एयर है, ठीक है. अब इसके बाद कितना हिस्सा रिमूव करना है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर. तो अब x यूनिट बचा हुआ है एयर सिलेंडर में, उसका 1/4 हिस्सा. अब x का 1/4 पार्ट कितना होता है, 1/4 इंटू एक्स, राइट. तो अब इतना पार्ट यानी कि x/4 पार्ट रिमूव करना है किसमें से, x यूनिट्स में से, जितनी एयर प्रेजेंट है अभी. तो यहाँ पर A1 आपका क्या होगा, x, क्योंकि पहले आपके पास x यूनिट प्रेजेंट है सिलेंडर में. अब सेकंड टर्म क्या बनेगी, जितनी प्रेजेंट है उसका आपको 1/4 हिस्सा रिमूव करना है. x एयर प्रेजेंट थी, x यूनिट एयर प्रेजेंट थी, तो उसका 1/4 पार्ट आपको रिमूव करना है. तो ये बनेगा 3/4x. अब A3 कैसे आएगा, जितना भी एयर अभी प्रेजेंट है, अब हमारे पास 3/4x रिमेनिंग है एयर, तो इसमें से आपको माइनस करना है इसका 1/4 पार्ट, रिमेनिंग एयर का 1/4 पार्ट. तो रिमेनिंग एयर अब हमारे पास 3/4x थी, उसका 1/4 हिस्सा हमने यहां से निकाल लिया. तो यहां पर आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3/4x को हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास है, यहां रह जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1/4. तो ये बनेगा 3/4x इंटू 3/4. तो ये वैल्यू आ जाएगी 9x/16. तो A3 आपका ये आ रहा है. अब A4 कैसे निकलेगा, A4 अगेन जितने भी पार्ट, जितना भी हिस्सा एयर का अभी प्रेजेंट है वो क्या है, 9/16x. तो अब 9/16x में से आपको माइनस क्या करना है, इसका 1/4 पार्ट, रिमेनिंग एयर का 1/4 पार्ट. तभी मैं बोल रही हूँ कि आपको फोकस करना पड़ेगा, रिमूव 1/4 पार्ट एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर. तो यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी. तो यहाँ पर इसके बाद अगेन हम 9/16x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस का 1/4. सो यहाँ पर बन जाएगा 9/16x, और जब आप इस ब्रैकेट वाली टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/4. फिर टोटल बन जाएगा 27/64x. तो इस तरह से हमने 4 टर्म निकाल ली है. इतना इनफ होगा चेक करने के लिए कि क्या ये सीक्वेंस एबी फॉर्म करेगी या नहीं. सो अब इसे सीक्वेंस की फॉर्म में लिखते हैं. तो सीक्वेंस आपकी क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म थी x, उसके बाद सेकंड टर्म थी 3/4x, थर्ड टर्म आपके पास आई 9/16x, उसके बाद वाली टर्म थी आपकी 27/64x एंड सो आगे की भी इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमें चेक करना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं. सो अगेन हम यहाँ पर अब कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे. तो D1 आएगा आपका 3/4x. A2 में से हम A1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कितना बनेगा 3/4x माइनस का 4x, और पूरे के डिनोमिनेटर में आपके पास 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा -x/4. इसके बाद D2 कैसे आएगा, 9/16 में से आप माइनस करेंगे 3/4x को. अब 4 और 16 का एलसीएम होता है 16, तो यहाँ पर बनेगा 9x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12x. तो ये आ रहा है -3/16x. क्या ये वैल्यू सेम है, नहीं. तो डेफिनेटली ये जो आपकी सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म नहीं कर रही है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस D1 is not equals to D2, therefore the given
or the above sequence does not form an AP, form an AP। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, फर्स्ट पार्ट था वो एक एपी फॉर्म कर रहा था। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है इसका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये सेम पार्ट है आपका फर्स्ट की तरह। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था, ₹15 था फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके बाद 8 रुपीज आपको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करना था। सेम यहाँ पर है, ₹150 आपको स्टार्टिंग के लिए पे करना है, उसके बाद ₹50 के टर्म से आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 150, उसके बाद सेकेंड टर्म कैसे आ रही है, आप इसके आगे के जितने भी टर्म है उनमें ₹50 ऐड करोगे, तो यहाँ पर आएगा 150 + 50, दिस इज इक्वल टू 200। फिर A3 कैसे आएगा, 200 में हम अगेन 50 ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 250। फिर A4 कैसे आएगा, 250 में अगेन हमें ₹50 देने होंगे, तो ये हो जाएगा 300। तो इसी तरह से आपकी सीक्वेंस चलती रहेगी। अब ये सीक्वेंस क्या बन रही है, 150 150 200 250 300 एंड सो ऑन। अब चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, D1 200 में से हम 150 को माइनस करेंगे तो आएगा 50, फिर हम 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो D2 की वैल्यू आएगी जो कि 50 आ रही है यहाँ पर। इसके बाद 300 में से 250 को माइनस करेंगे तो अगेन आपके पास 50 आ रहा है। तो डेफिनेटली क्योंकि D1 D2 D3 ये सब इक्वल आ रहे हैं, 50 वैल्यू आ रही है इनकी, तो ये एक एपी फॉर्म करेगी। तो यहां लिखेंगे सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू, आगे जितने भी आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं वो सब इक्वल ही आएंगे, ₹50 आएगा यहाँ पे, D1 D2 D3 सबकी वैल्यूज। तो यहाँ पर इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म करेगी। देयरफॉर द अबव सीक्वेंस form an AP, form an AP। तो इस तरह से आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when ₹10,000 is deposited at first and increases by compound interest 8% per annum। तो पहले आपके पास 10,000 रुपीज है, उसके बाद आगे के साल में आपके पास कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। तो यहाँ पर A1 आपके पास क्या गिवन है, 10,000। अब नेक्स्ट साल आपका कितना हो जाएगा अमाउंट जो है आपके अकाउंट में, जितना अमाउंट आपके पास है उसका 8% इंक्रीज हो रहा है। यानी कि A2 कैसे आएगा, जितना आपके पास था वो तो है ही, अब उसका 8% ब्याज मिलेगा आपको, जितना रिमेनिंग अमाउंट था उसका 8%। अब आपको ये चीज पता होगी, जब भी हम परसेंट को रिमूव करते हैं तो 1/100 लिखते हैं। तो यहाँ पर 8% था तो 8/100 हो गया, और वो किसका होगा, जितना अमाउंट अभी अकाउंट में है। तो 10,000 अकाउंट में था, तो उसका 8% हमने ऐड किया, तो ये बन जाएगा 10,000 + 800, तो ये बन जाएगा 10,800 रुपीज। तो ये सेकेंड ईयर में इतना अमाउंट हो जाएगा अकाउंट में। अब थर्ड ईयर में कितना होगा, जितना अमाउंट है अब आपके पास, अब आपके पास ये अमाउंट है 10,800, 10,800 तो है ही, अब इसी का 8% और ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट में, तो 8% ऑफ 10,800 कितना आएगा, यहां पर आपका बनेगा 10,800, तो ये हो गया। इसके बाद 864 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो 8% ब्याज मिल रहा है अब उसका अमाउंट कितना बन गया, पहले 800 था
बट अब 864 हो गया, क्योंकि अब हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है वो बढ़ चुका है, और जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसी पे हमें ब्याज मिलता है। तो ठीक है, अब यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 11, अगर हम उसे ऐड करेंगे तो बनेगा 64 6 एंड दिस, तो 11,664 इतना अमाउंट आपके अकाउंट में हो जाएगा थर्ड ईयर तक आते आते। सो इस तरह से आपकी तीन वैल्यूज आ चुके हैं, यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज 10,000 फर्स्ट टर्म, उसके बाद 10,800, उसके बाद थर्ड ईयर में आपका अमाउंट बन रहा है 11,664 रुपीज एंड सो ऑन। इसी तरह से आपकी ये सीक्वेंस बनेगी। अब चेक करते हैं कि क्या ये एपी बना रही है या नहीं। यहाँ पर D1 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10,800 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा 800। D2 आएगा, 11,664 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,800 को, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 864। तो क्या ये सेम है, D1 D2 ही सेम नहीं आ रहा, तो आगे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म नहीं कर रही है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस D1 is not equal to D2, therefore the above sequence does not form an AP. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।